हमारे साथ शादाब शम्स मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। ये जो मुसलमान भोपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं शादाब शम्स साहब, और ये जो खुशियां मना रहे हैं, मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे चाहती हूं कि आप मेरे दर्शक को बताइए कि किस तरीके से सरकार वक्फ बिल में ये जो संशोधन करने जा रही है, इससे गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान को क्या फायदा होगा। 3 बिंदु फायदा। देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक उम्मीद इस वक्त को नाम दिया है, और ये उम्मीद है उस गरीब मुसलमान की जिसके साथ शोषण हुआ, जिसके हक को मारा गया, जिसके हक, गरीब के हक के ऊपर डाका डाल के कुछ अमीर बैठे। ये यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, ज़ईफ़ों का हक था, लेकिन बैठा कौन? चंद अमीर जो वक्फ के लुटेरे हैं। वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन गए हैं। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। वक्फ लूट के अड्डे बन गए हैं, और ये लूट के अड्डों में सिर्फ लूट होती है। सारी संपत्तियां, मैं ये कह रहा हूं, अगर ईमानदारी करनी है मुसलमानों के साथ और बड़ी हमदर्दियां इन पार्टियों को, तो कह दीजिए कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक, मेरा भी 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, सबकी सीबीआई जांच कराओ। वक्फ की संपत्तियों को लूटा गया है, जो कागजों में आपको दिख रही है, इन जमीनों को बेचा गया। ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये औरों के लिए है, इनके लिए नहीं है। जहां लूट हुई है, पूछे जमीनें गायब कैसे हो गई। जो दिखाई जा रही है कागजों में, ये जमीनें नहीं है, ये अंदर से खोखला हो चुका है। दूसरा बात, आपने जो पूछा कि इस वक्त से फायदा कैसे होगा, गरीबों को गरीबों का हक मिले। अब ये कह रहे हैं कि अमीर मोदी सरकार लूट लेगी, मोदी सरकार छीन लेगी। भाई है क्या गरीब मुसलमान के पास? मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। जितना विपक्ष का साथ मुसलमान ने दिया, जितनी ईमानदारी से दिया, हाथ में कटोरा है मुसलमानों के, कहां क्या क्या छीनोगे उससे? वो कोई छीनने नहीं जा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आम गरीब मुसलमान का भरोसा है, और उनको उम्मीद है कि जो 75 सालों में, हम तो कह रहे हैं 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, जो 75 साल में इन्होंने किया वो सामने है। आज एक अमेंडमेंट के बाद, 75 साल के बाद दूसरे ग्रुप को मौका मिल रहा है। लेट द टाइम डिसाइड कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। आपने जो किया, मैं रोमाना, मैं बात, एक सेकंड सर, हमें यहीं पर रहना है, अभी लंबी चर्चा चलेगी, ठीक है, हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आया सर, जरा और क्लैरिटी आप आगे जरूर दीजिएगा कि साहब गरीब, पिछड़ा, पसमानदा मुसलमान, उसे फायदा कैसे मिलेगा, है ना? वक्फ की भूमिका क्या होती है, क्या होनी चाहिए, दर्शक को पता होना चाहिए ना सर, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही समझ में आता है कि वक्फ मतलब जो मस्जिद जहां पर बनी हुई है, जो कब्रिस्तान जहां पर बना हुआ है, जो दरगाह जहां पर बनी हुई है, उसकी जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। लेकिन आपने जो पॉइंट रखा है, मैं दीपक के पास यहां पर आ रही हूं, उन्होंने कहा 75 साल वर्सेस मोदी का कार्यकाल, और 75 साल मतलब कटघरे में कांग्रेस पार्टी। आपने क्या किया? अब जब समय आ गया है और मोदी सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है, क्योंकि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ ऐसा तो चला नहीं ना, भ्रष्टाचार इतना हो गया वक्फ में। इस पर जवाब दीजिएगा कि अब विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। कह रहे हैं हमारी पार्टी बिल का विरोध करेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वोट के लिए राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव इस वक्त बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सुना दीजिए जरा जल्दी से अखिलेश यादव ने क्या कहा है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे, और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। दीपक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ में, अब अगर सरकार इसको दुरुस्त कर रही है तो आपको दिक्कत क्यों?
सबसे पहली बात, ये जो 75 साल बनाम 10 साल करते हैं ना, तो देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो चुका है। 47 में देश आज़ाद हुआ था, तो किस 75 और किस 10 की बात करते हैं? क्या मोदी जी का अलग से 10 साल का कार्यकाल मानते हैं? क्या ये अलग देश मानते हैं इस देश को? क्या कंगना रानौत, अभी तक तो देखिए बीच में नहीं, जवान संभाल के बैठिए अपनी। बात यह है कि आप 75 और बनाम 10 करते हैं, इसका मतलब आप विभाजनकारी हैं, आप देश को बांट रहे हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। देश को पहला शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने दिया था, वो मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद थे। तुष्टीकरण की बात कह दी जाती है ना कि आप लोग तुष्टीकरण करते रहे। आज पर आइए ना, वक्त में अगर संशोधन सरकार कर रही है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए दिक्कत की बात क्या है कि बात यह है कि जब आप कहते हैं कि राम मंदिर, जब आप ट्रस्ट बनाते हैं उसमें गैर हिंदू आप पुजारी को नहीं रख सकते, गैर हिंदू आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते जो मंदिर का ट्रस्टी हो। आप आर्टिकल 26 और 25 और 14 का उल्लंघन करते हैं सीधे सीधे, जब कहते हैं कि वक्फ में गैर मुस्लिम व्यक्ति को हम रखेंगे। भाई क्यों जबरदस्ती करते? आज नवरात्रि चल रहा है, मेरे घर में पूजा होती है, मेरे घर पे अगर कोई दूसरे धर्म का आगे व्यक्ति बताएगा कि आप ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा ना करो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, नमाज, तो इस बात पर आपत्ति है। पहला पॉइंट ले लेते हैं आपत्ति वाला। मैं नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? दीपक झा आपको नहीं बताने वाला है। बिल्कुल सही। वैसे सर मैं इतना बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो है ना, वो ये नहीं बताता है कि धर्म का पालन कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, कौन कौन सी सुन्नत को फॉलो करना है। जो भ्रम, 10 सेकंड एक और बात बोलूंगा, जिन्होंने भ्रम फैलाया भाजपा ने और इनके लोगों ने कि वक्फ बोर्ड जाके जमीन पे कब्जा कर लेता है। मैं जानना चाहता हूं ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों को आप लेकर लिस्ट लेकर आइए और सामने आपके कैमरा के सामने बोले कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन कब्जा कर लिया है। सर वो तो दक्षिण भारत में पूरा का पूरा गांव सामने आ गया था जहां पर क्लेम कर दिया था सर। उसके अलावा सर अभी महाकुंभ के दौरान वो एक मौलवी आ गए थे, वो रजा साहब जो है वो कह रहे थे साहब महाकुंभ जो है वो वक्फ की जमीन पर लग रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पेश होने से पहले एआईएमआईएम ने धमकी दे दी है। एआईएमआईएम आप समझ रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, फिर से शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, पिछली बार आंदोलन जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे, वक्फ बिल जबरन थोपा तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई मौजूद हैं। शोएब साहब ये क्या बात हो गई? मतलब धमका रहे हैं आप, अगर बिल पास कर दिया तो फिर से शाहीन बाग? देखिए मैंने तो इस तरह का कोई भी नाम अपने पोस्ट में नहीं लिया है। हमने साफ कहा है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र में आंदोलन करने की बिल्कुल अनुमति है और जिस तरीके से लोकतंत्र में आंदोलन की जाती है वैसे ही आंदोलन होगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती, तो सड़क पे तो आंदोलन होंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए, जिस तरीके से देश भर में बीजेपी ने आज तक इतने साल तक आंदोलन करती रही, कई जगहों पे कई राज्यों में बीजेपी आंदोलन करती है, तब तो आप नहीं पूछते कि यहाँ से ये धमकी, हमने तो कोई नहीं कहा कि कोई धमकी है। ये भाई हमारा ये मानना है कि अगर ये बिल पास होता है तो हमारे लिए। जमाई साहब सुनिए, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि धमकी आप दे रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना वो शाहीन बाग वाला वो पूरा का पूरा विरोध, और उसके बाद क्या हुआ था सर, दिल्ली को दंगों का दंश झेलना पड़ा था ना, दिल्ली को दंगों का दंश झेलना पड़ा था या नहीं? आप मुझे बताइए सर। भाई जो जिन्होंने दंगे कराए थे वो तो सब सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री बन के, वो तो पूरा देश जानता है। हमने तो दंगे नहीं कराए, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं और आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर यहाँ से पुलिस हमें वहाँ प्रशासन की इजाजत दी जाएगी, अनुमति भी है, और अगर यहाँ से जिस तरीके से लोकतंत्र में एक आंदोलन करना चाहिए, जनता को अपना विरोध जताना चाहिए, क्या ये इसकी आजादी नहीं है? हम अभी इमरजेंसी स्टेट में तो नहीं पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि दंगे किसने कराए? अब क्योंकि शोएब जमाई तो कोई जज है नहीं, शोएब जमाई तो पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो है नहीं। ऐसे में शोएब जमाई कह देंगे कि किसने दंगे कराए, जिसने दंगे कराए वो सरकार में बैठे हुए हैं, इसको तो सर देश नहीं मानेगा। सवाल मेरा यह है सर कि इस तरीके के आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम किया जाता है, समाज में नफरत फैलाने का काम किया जाता है, और वही जहर वही नफरत था ना जो दिल्ली दंगों के तौर पर वो फूटा था सर। उसका अलावा उस पर कितने लोगों की जान गई थी, जान माल का नुकसान हुआ था सर, कुछ जिम्मेदारी तो लेंगे। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
साफ तौर पर कहा है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और हमारा जो रुख है उसी के साथ साथ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में जो भी आंदोलन होगा उसमें एमआईएम पूरी तरीके से अपना समर्थन देगी और हम दिल्ली के अंदर मोर्चा संभालने के लिए बहुत बिल्कुल तैयार खूबसूरती रहेंगे। से सर आपने ट्रैक बदल दिया। मतलब अभी तक पूरी खबर आप ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे एआईएमआईएम जो है वो झंडा उठा रही है मुसलमानों के लिए, वो विरोध करने जा रही है। अब आप कितनी खूबसूरती से आपने हल्के से अब खबर बताई कि साहब विरोध प्रदर्शन तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड करेगा, है ना, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। चलिए, ये आपने खबर क्लियर की। अब मुझे ये बताइए सर कि सीधे सीधे सड़क पर उतरकर धरना देकर, और वो जब शाहीन बाग हुआ था पिछली बार सर, आपको पता है ना कितनी दिक्कत होती थी सर, ट्रैफिक को लेकर कितनी दिक्कत होती थी सर। वहां उस इलाके के अंदर बड़े अस्पताल है सर, वहां पर मरीजों को पहुंचने में कितनी दिक्कत होती थी, एम्बुलेंसेस फंस जाती थी। भाई अगर आपको कोई आपत्ति है तो अदालत जाइए ना सर, पहले अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, वहां क्यों नहीं? नहीं, देखिए, यहाँ से जनता, इस देश में जनता की भी आवाज सुनी जानी चाहिए। और जिस तरीके से जेपीसी के अंदर जो एतराजात थे उसको नजरअंदाज किया गया, और जिस तरीके से सरकार ना विपक्ष की बात सुन रही है और ना जनता की बात सुन रही है, और मुसलमानों के जिस बिल के हितैषी बनने की बात कर रही है वो मुसलमानों को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमारे पास विकल्प बचता है विरोध प्रदर्शन करना। अब शाहीन बाग में हो, दिल्ली के किसी और इलाके में हो, या देश भर में कहीं पर भी हो, कलकत्ता में भी हो सकता है, बॉम्बे में भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन जनता अगर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और हर देश में राजनीतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, और लोकतंत्र के लिए ये सही व्यवस्था है, इससे स्वस्थ बना रहता है। हम अगर अपनी विरोध की भाषा कोई आपत्ति नहीं जता सकता नहीं जताएंगे तो किससे जताएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन विरोध के लिए फिर कोई जगह भी मुनासिब चुनना जरूरी हो जाता है ना सर। दूसरे लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल में डालकर तो विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।